Michael Shikha Niketan Higher Secondary Government-sponsored co-ed English medium school has taken an excellent initiative of teaching and make our students learn day-to-day lessons through audio and video in our YouTube channel. Teachers of all the subjects are working hard to enhance these online classes in the midst of this pandemic situation. It is a request to all the teachers, students and guardians to click the bell icon and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने वाक्य और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्यों को किस तरह रूपांतरित किया जाता है और उससे संबंधित प्रश्नों को जानेंगे जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए ज़रा सी पुनरावृत्ति के साथ शुरू करते हैं। वाक्यों को दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तथा अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक और संदेहवाचक वाक्य। परंतु हमारा आज का विषय वाक्यों का वर्गीकरण नहीं है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। आज हम समझेंगे कि वाक्यों को रूपांतरित कैसे किया जाता है, जैसे कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य में बदलना। तो चलिए पहले देखते हैं कि वाक्य का रूपांतरण आखिर होता क्या है। रूपांतरण का अर्थ है रचना की दृष्टि से एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित करना, यानी उसका रूप बदल देना। यह 6 प्रकार से हो सकता है, जैसे कि पहले ही मैंने कहा, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में तथा मिश्र वाक्य में बदला जा सकता है। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में अथवा मिश्र वाक्य में बदला जा सकता है और इसी के उल्टे मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में अथवा संयुक्त वाक्य में बदला जा सकता है। लेकिन एक बात जो हमें ध्यान रखनी है रूपांतरण करते समय, वह यह है कि रूपांतरण होते समय किसी भी वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में हम रूपांतरण कर रहे हैं तो सरल वाक्य का जो अर्थ निकलता है वही संयुक्त वाक्य का भी अर्थ निकलना चाहिए। उसका अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी बात है वाक्य के रूपांतरण के समय। तो चलिए हम पहले प्रकार से शुरू करते हैं, सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन या रूपांतरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं और ये किसी न किसी योजक शब्द जैसे कि और, इसलिए, किंतु, परंतु, अतः इन सब से जुड़े हुए रहते हैं। तो जब आप सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलें तो सबसे पहला काम कीजिए कि उसमें से उपवाक्यों को छांटिए, उपवाक्यों को अलग अलग करिए और फिर उनको योजक शब्द से जोड़ दीजिए। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, राधा नाचती गाती है। यहाँ पर एक उपवाक्य हो सकता है राधा नाचती है, दूसरा हो सकता है राधा गाती है। अब इन दोनों उपवाक्यों को मैं और योजक शब्द लगाकर जोड़ रही हूँ। जोड़ने के फलस्वरूप मुझे क्या मिलता है संयुक्त वाक्य? मुझे मिलता है राधा नाचती और गाती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, तुम पढ़कर सो जाना। यहाँ एक उपवाक्य हो सकता है तुम पढ़ना और दूसरा हो सकता है सो जाना। इन दोनों को जब हम योजक चिन्ह और लगाकर जोड़ते हैं तो हमारा संयुक्त वाक्य बन जाता है तुम पढ़ना और सो जाना। तीसरा उदाहरण, बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। तो पहला उपवाक्य हुआ बादल घिरे, दूसरा उपवाक्य हुआ मोर नाचने लगा। दोनों को और लगाकर जोड़ दिया और संयुक्त वाक्य बन गया बादल घिरे और मोर नाचने लगा। चौथा उदाहरण देखते हैं, कठोर बनकर भी सहृदय बनो। यहाँ पहला उपवाक्य हुआ कठोर बनो, दूसरा उपवाक्य हुआ सहृदय बनो। अब यहाँ आपको एक बात ध्यान देने वाली है, कठोर बनना जो है वो हम एक अवगुण की तरह यहाँ पे बता रहे हैं, जबकि सहृदय बनना एक गुण है। ठीक है,
मनुष्य के दोनों ही एक गुण और एक अवगुण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ और नहीं लगाएंगे बल्कि किंतु या फिर परंतु लगाएंगे। ठीक है, योजक चिन्ह के तौर पर। तो हमारा संयुक्त वाक्य बन जाएगा कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ उदाहरण देखिए, कठोर बनकर भी सहृदय बनो। यहाँ पर वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा था कि कठोर तो बनो लेकिन सहृदय भी बनो। जब मैंने उसको संयुक्त वाक्य में बदला तो क्या हो गया, वो बन गया कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। दोनों ही वाक्यों का समान अर्थ निकल कर आता है। दूसरा प्रकार है सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण। पहले वाले ही उदाहरण को देखते हैं। राधा नाचती गाती है। अब एक बात हमको याद रखनी है कि मिश्र वाक्य में क्या देखा था हमने। मिश्र वाक्य में जो, तो, जिसका, उसका, ये कुछ अव्यय शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक वाक्य जो है वो प्रधान होता है और दूसरा वाक्य जो है वो आश्रित होता है। तो यहाँ पे पहला उदाहरण है राधा नाचती गाती है। तो जब मैं इसको मिश्र वाक्य में बदलना चाहूँगी तो मुझे यहाँ पर जो, जिसका, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना होगा। तो बदलने के बाद ये क्या बन जाता है, जो नाचती गाती है वह राधा है। दूसरा उदाहरण, तुम पढ़कर सो जाना। जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना। यहाँ पर जब अव्यय आया है, जब और तब। बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। ये भी पहले वाला ही उदाहरण है। तो इसको हम कैसे बदलेंगे मिश्र वाक्य में, जैसे ही बादल घिरे मोर नाचने लगा। यहाँ आप ऐसा भी लिख सकते थे, जैसे ही बादल घिरे वैसे ही मोर नाचने लगा, लेकिन यहाँ पर वैसे ही को हमने हटाकर एक कॉमा लगा दिया है। कमाने वाला खाएगा, जो कमाएगा वो खाएगा। इन सभी में आप लोग देखेंगे एक एक अव्यय लगा हुआ है सामने, जो, जब, जैसे। ठीक है, तो ये है आपके मिश्र वाक्य की पहचान। तीसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलना। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है ये तो हमने देख ही लिया है। तो वो और जो है या योजक चिन्ह जो है उसको हम हटा देंगे सरल वाक्य बनाते समय, है ना। संयुक्त वाक्य में जो योजक चिन्ह होता है उसको सरल वाक्य बनाते समय हम उसको हटा देंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, सौमिता ने खाना खाया और चली गई। यहाँ पर और योजक चिन्ह लगा है संयुक्त वाक्य में। इसको सरल वाक्य में बदलते समय हम और को हटा देते हैं। तो हमारा वाक्य बन जाता है सौमिता खाना खाकर चली गई। दूसरा उदाहरण, उसके पास घड़ी तो थी किंतु ठीक नहीं थी। इसको सरल वाक्य में बदलने पर यह बन जाता है उसके पास ठीक घड़ी नहीं थी। राधा पढ़ रही है और लिख रही है। यहाँ पर भी योजक चिन्ह और लगा हुआ है। बहुत ही सरलता से और को हटा देते हैं अगर, तो हमारा सरल वाक्य बन जाता है राधा पढ़ लिख रही है। चौथा उदाहरण है, मजदूर खूब मेहनत करता है परंतु उसे उसका लाभ नहीं मिलता। सरल वाक्य बनाने पर यह बन जाएगा खूब मेहनत करने पर भी मजदूर को उसका लाभ नहीं मिलता। यहाँ भी हमने परंतु को हटा दिया है। चौथा प्रकार होता है संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना। तो संयुक्त वाक्य में योजक चिन्ह और है, जबकि मिश्र वाक्य में योजक चिन्ह ना होकर वाक्य के आरंभ में ही एक अव्यय जैसे कि जो, जैसे, जब, ये लगा होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उदाहरण, अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। मिश्र वाक्य में जब बदला जाएगा तब ये हो जाएगा जैसे ही अभिलाषा ने रोना शुरू किया वह बेहोश हो गई। दूसरा उदाहरण, सीमा बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आई। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर निर्भर करता है, यानी कि सीमा का स्कूल नहीं आना किस पर निर्भर करता है, उसके बीमारी पर। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ, सीमा स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी। तीसरा उदाहरण है, सौमिता ने खाना खाया और चली गई। यहाँ पे भी सौमिता का चला जाना उसके खाना खाने पर निर्भर करता है,
इसलिए हम जो ही लगाते हैं खाना खाने वाले वाक्य के पहले। तो हमारा मिश्र वाक्य बन जाता है, ज्यों ही सौमिता ने खाना खाया वह चली गई। पांचवा भेद, मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण। मिश्र वाक्य में जो, तो, जब ये होता है, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भरशील है। इस निर्भरशीलता को हम यहाँ पर हटा देते हैं और वह सरल वाक्य में बदल जाएगा। जैसे कि जो गरजते हैं बरसते नहीं, यहाँ से हम जो हटा देंगे और हमारा सरल वाक्य बन जाएगा, गरजने वाले बरसते नहीं। दूसरा उदाहरण, जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए, परिश्रमी लोग सफल हो गए। जब वर्षा होती है किसान खुश हो जाते हैं, वर्षा होने पर किसान खुश हो जाते हैं। छठवां प्रकार है मिश्र वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। मिश्र वाक्य में जो, जैसे, जो या जब शब्द होंगे, संयुक्त वाक्य बनाते समय हमें उनको हटा देना है और योजक चिन्ह लगा देने हैं, योजक शब्द लगा देने हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, ज्यों ही शिक्षक आए बच्चे शांत हो गए। यहाँ से हम जो हटा देंगे और हमारा वाक्य बन जाएगा, शिक्षक आए और बच्चे शांत हो गए। दूसरा उदाहरण, जैसे ही छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए, छुट्टी हुई और बच्चे घर चले गए। तीसरा उदाहरण, जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए, परिश्रमी लोगों ने परिश्रम किया और सफल हो गए। इस प्रकार रचना के आधार पर हमारा रूपांतरण इन 6 प्रकारों में यहाँ पर संपन्न होता है। आप इन सभी उदाहरणों को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं पर भी किसी भी उदाहरण में अर्थ में, वाक्य के अर्थ में कोई भी बदलाव या कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, चाहे उसका कोई भी रूप बदला गया हो। इसके बाद हम कुछ संभावित प्रश्न देखते हैं जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, प्रकाश चला गया अतः सभी दुखी हुए। प्रश्न ये है कि यहाँ हमें पहचानना है कि यह कौन सा वाक्य है। आपके पास 4 विकल्प भी हैं, पहला मिश्र वाक्य, दूसरा सरल वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहचानने के लिए आपको यह देखना होगा कि यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, क्या यहाँ पर उपवाक्य हैं, या क्या एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, या फिर मिश्र वाक्य के अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो अगर आप जब इस वाक्य को ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ दिखाई देता है कि इस वाक्य में 2 उपवाक्य हैं, एक है प्रकाश चला गया, दूसरा है सभी दुखी हुए। इन 2 उपवाक्यों को जोड़ने के लिए अतः योजक चिन्ह का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इसलिए चूँकि यहाँ पर योजक चिन्ह आया है और योजक चिन्ह संयुक्त वाक्य की निशानी है, इसलिए हमारा उत्तर होगा यहाँ संयुक्त वाक्य। दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्न में से मिश्र वाक्य चुन कर लिखिए। जिसके हाथ में छतरी है उसे बुलाओ, छतरी वाले या आदमी को बुलाओ, छतरी वाले आदमी को बुलाओ, इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रश्न है कि मिश्र वाक्य चुनकर लिखना है तो हमें मिश्र वाक्य के जो उसके जो गुण हैं उनको याद करना होगा। कैसे मिश्र वाक्य को हम पता लगाते हैं, तो मिश्र वाक्य का पता इस प्रकार लगाया जाता है कि पहला वाक्य, एक वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, और दूसरी चीज़ मिश्र वाक्य का आरंभ जो है वो किसी अव्यय शब्द जैसे कि जो, जिसके, जब, जहाँ, इनसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही ऐसा वाक्य है जिसके शुरू में जिसके लगा हुआ है, वो है पहला, जिसके हाथ में छतरी है उसे बुलाओ। मतलब हमें बुलाना किसे है, जिसके हाथ में छतरी है। तो दूसरा जो उपवाक्य है वो पहले पर निर्भर करता है, इसलिए हमारा उत्तर होगा पहला, जिसके हाथ में छतरी है उसे बुलाओ।
तीसरा प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त वाक्य चुनकर लिखिए। संयुक्त वाक्य के तो हमें पता ही है, संयुक्त करने के लिए योजक शब्द लगता है ना। तो विकल्प पढ़ते हैं, चलिए। बिजली के आते ही फ्रिज चल पड़ा। बिजली आई, फ्रिज चल पड़ा। तीसरा विकल्प, बिजली आ गई और फ्रिज चल पड़ा। और चौथा विकल्प है, जब बिजली आई फ्रिज चल पड़ा। तो एक ही वाक्य ऐसा है जहाँ पर और योजक चिन्ह लगा हुआ है, और शब्द लगा हुआ है, और वो है तीसरा विकल्प। इसलिए हमारा उत्तर होगा तीसरा। इसके बाद चौथा है, अगर रमेश पढ़ता तो पास हो जाता। यह कौन सा वाक्य है? यहाँ पर देखिए, अब मैं रचना के आधार पर यह प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न है आपके अर्थ के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण। तो अर्थ के आधार पर वाक्य जो हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमारे पास 4 विकल्प मौजूद हैं यहाँ। संकेतवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक और विधानवाचक। अगर रमेश पढ़ता तो पास हो जाता, यह संकेतवाचक वाक्य को बता रहा है। संकेतवाचक वाक्य का क्या गुण होता है कि एक जो वाक्य है वो दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भरशील होता है। यहाँ रमेश का पास होना उसके पढ़ने पर निर्भर करता है, इसलिए यह एक संकेतवाचक वाक्य है। आखिरी एक और प्रश्न है, कुछ बच्चे प्रतिदिन घूमने जाते हैं। यहाँ विधेय चुनकर लिखिए। तो विधेय और उद्देश्य के बारे में एक बात आपको मैं बता दूं, ये हमने पहले कक्षा में पढ़ा था। उद्देश्य वाक्य में वह हिस्सा होता है जिसके बारे में वाक्य बोला जा रहा है। वह कोई कर्ता हो सकता है, यानी कि कोई संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है, ठीक है। तो वाक्य का वह हिस्सा जिसके बारे में वह वाक्य लिखा गया है या बोला गया है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और उस उद्देश्य के विषय में बाकी जो कुछ भी लिखा जाए उसे हम कहते हैं उसका विधेय। ऊपर के उदाहरण में देखते हैं, कुछ बच्चे प्रतिदिन घूमने जाते हैं। यहाँ पर वाक्य लिखा गया है कुछ बच्चों के बारे में, तो कुछ बच्चे वाक्य में उद्देश्य है, जबकि प्रतिदिन घूमने जाते हैं यह कुछ बच्चों के विषय में बोला गया बाकी का वाक्य का हिस्सा है। तो यहाँ पर प्रतिदिन घूमने जाते हैं यह विधेय है। हमारा प्रश्न है विधेय चुनकर लिखना, इसलिए हमारा उत्तर होगा नंबर 2, प्रतिदिन घूमने जाते हैं। इस प्रकार हमने वाक्य से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनका एक अंदाज़ा ले लिया है। इसके बाद मैं आपको एक प्रश्न पत्र दूंगी जो आपको हल करना होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी आपके मन में शंका आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। Thanks for watching. Leave a like and comment. Subscribe. And do share the video among your friends.